जिन मुस्लिम आक्रमणकारियों को आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लुटेरा कह रहे हैं, उन्हीं मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में न जाने कितने हजार मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया। अब इन्हीं मस्जिदों को सुरक्षा देने वाला कानून भारत की मोदी सरकार के लिए एक नई अग्नि परीक्षा बन गया है। इस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। यह वही कानून है जिसके तहत भारत में सभी धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 से पहले की यथास्थिति को सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। इस कानून को और मजबूत बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने आज सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि वो इस कानून से संबंधित बाकी की 6 याचिकाओं के साथ इस याचिका पर भी सुनवाई करने के लिए तैयार है। यानी इस कानून को लेकर और भी बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और अब सुप्रीम कोर्ट इन सारी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके इन पर सुनवाई करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 3 मांगे की हैं। पहला, इस कानून को प्रभावी ढंग से और ज्यादा मजबूत बनाकर लागू किया जाए। दूसरा, मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर होने के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगे, ये रुकने चाहिए। और तीसरा, अदालत इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार की जिम्मेदारी तय करे। ये 3 मांगे ओवैसी साहब ने की है। वर्ष 1991 में जब यह कानून अस्तित्व में आया तब भारत में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उस समय बीजेपी ने लोकसभा में इस कानून का पूरा विरोध किया था। एल.के. आडवाणी लगातार संसद के अपने भाषणों में यह कह रहे थे कि इस कानून से देश में मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगा, और यह बात उनकी बिल्कुल सही थी। लेकिन कांग्रेस ने इनमें से एक भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में बीजेपी ने भी वोटिंग के दौरान लोकसभा से वॉकआउट किया और उस समय लोकसभा में बीजेपी के पास 120 सांसद थे। अगर वॉकआउट करने के बजाय बीजेपी वोटिंग में हिस्सा लेती तो शायद इस कानून का पास होना इतना आसान ना होता, लेकिन तब बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी का स्टैंड यही था कि वो इस कानून के खिलाफ है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि उसने इस कानून के खिलाफ वोट करने की बजाय लोकसभा से वॉकआउट करने का फैसला किया था। आज 33 वर्षों के बाद वर्ष 2025 में यह कानून बीजेपी के लिए फिर से एक नई अग्नि परीक्षा बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है, उस जमाने में बीजेपी विपक्षी पार्टी थी और आज बीजेपी सरकार में बैठी है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्ष के नेता हैं जो चाहते हैं कि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और देश में ऐसी किसी भी मस्जिद का सर्वे या परीक्षण नहीं होना चाहिए जिसके नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और यह कानून इस बात को सुनिश्चित भी करता है कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद के अलावा देश में कभी भी किसी भी और स्थान पर अगर कोई भी ऐसा विवाद होता है किसी भी पूजा स्थल को लेकर, तो उस पूजा स्थल के अस्तित्व को बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा। यह सुनिश्चित करता है। इसलिए जब तक यह कानून लागू है, हिंदू पक्ष चाहे कितनी भी अदालतों में चला जाए, कितने भी साक्ष्य सबूत पेश कर दे, लेकिन यह कानून जो है यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आज जहां पर मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी। यानी 15 अगस्त 1947 को जो यथास्थिति थी किसी भी मस्जिद की, किसी भी मंदिर की, चर्च की, गुरुद्वारे की, उसे अब आप बदल नहीं सकते। अगर उस दिन वो मस्जिद थी तो अब वो मस्जिद ही रहेगी। और दूसरी तरफ केंद्र में अब एनडीए की सरकार है जो इस मुद्दे को 4 वर्षों से लगातार टाल रही है। वर्ष 2020 से 12 दिसंबर 2024 के बीच इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 15 बार सुनवाई हुई है। 15 बार। इनमें से अलग अलग तारीखों पर 8 सुनवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इस कानून पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस कानून को लेकर, इसे आप बदलना चाहते हैं, इसमें संशोधन करना चाहते हैं या इस कानून के पक्ष में है। लेकिन केंद्र सरकार 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यह कहती आ रही है कि उसे इस विषय पर जवाब देने के लिए थोड़ा समय और चाहिए, और तब से तारीख पर तारीख चलती चली जा रही है। जबकि दूसरी तरफ ओवैसी ने बिना समय गंवाए इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी।
और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में पिछले 11 वर्षों से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन इस सरकार ने आज तक इस कानून को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, जबकि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी इस कानून के सख्त खिलाफ थी। वर्ष 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली, 2019 में 303 लोकसभा सीटें मिली। वो चाहती तो इस बहुमत का प्रयोग करके कानून की समीक्षा और इसमें संशोधन के लिए एक नया कानून ला सकती थी, नया बिल ला सकती थी। ये 10 साल बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था। वो चाहती तो पूर्ण बहुमत की सरकार में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के बार बार पूछने पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती थी, इस कानून को बदल सकती थी, संशोधन कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और उसे अब भी इस पर सोचने के लिए समय चाहिए। असल में इसी को सत्ता की मजबूरी कहते हैं। विपक्ष में रहते हुए किसी मुद्दे का विरोध करना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उसी विषय पर एक मजबूत स्टैंड लेना एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है, और यह कानून भी अब बीजेपी के लिए एक अग्नि परीक्षा बन गया है। तो बीजेपी का जो स्वर्णिम काल था 2014 से 2019, 2019 से 2024, ये 10 साल थे जब उसके पास मजबूत सरकार थी और उसका अपना पूर्ण बहुमत था। वो जैसे चाहे वैसे कर सकती थी, लेकिन वो समय 10 साल उन्होंने गंवा दिया। अब बीजेपी की मुश्किल यह है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अपना स्टैंड लेती है तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी नेता बीजेपी को अपना समर्थन बरकरार रखेंगे? इस समय लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटें हैं और जेडीयू के पास 12 सीटें, एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास 7 और अन्य घटक दलों के पास भी 18 सीटें हैं। जिस दिन बीजेपी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जरा सा भी बदलाव करने की कोशिश की, उस दिन एनडीए में शामिल टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियां बीजेपी के साथ असहज हो जाएंगी और शायद हो सकता है उसका साथ भी छोड़ दें, क्योंकि ये दो पार्टियां ऐसी हैं, इन्हें अपने अपने राज्यों में चुनाव भी तो जीतना है। चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य में चुनाव लड़ना है और उनकी पार्टी ऐसी है जिन्हें मुसलमान भी वोट देते हैं। यही कहानी जेडीयू की है। जेडीयू भी अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष दल कहता है, उन्हें भी चुनाव लड़ना है और उन्हें भी मुसलमान अपना वोट देते हैं। अगर इन पार्टियों ने इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ दिया और इस कानून में संशोधन करवा दिया तो बीजेपी इन्हें कभी, तो मुसलमान इन्हें कभी वोट नहीं देंगे। इसलिए ये जो समय है ये एनडीए सरकार के लिए वैसा समय नहीं रहा जैसा 10 साल के दौरान 2014 से 2024 के बीच था। और इसी विवाद के बीच आज संभल की शाही जामा मस्जिद में 19 और 24 नवंबर को हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो चुकी है और यह रिपोर्ट 40 पन्नों की है। इसे एक बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा गया है। बंद लिफाफे का मतलब यह है कि इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई जानकारियों को अभी गोपनीय रखा गया है। लेकिन एक विरोधाभास यह भी है कि आज शाम से ही मीडिया में सूत्रों के हवाले से यह पूरी रिपोर्ट प्रकाशित भी हो चुकी है। इसमें सूत्रों के हवाले से 5 बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट तो हमने नहीं देखी, लेकिन दावे हो रहे हैं, सूत्र कुछ बता रहे हैं कि इस बंद लिफाफे में क्या है। तो बंद लिफाफे में है, पहली बात, संभल की शाही जामा मस्जिद में ऐसे प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं जो मस्जिद के ढांचे से मेल नहीं खाते और किसी मंदिर के लगते हैं। दूसरा, मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष हैं जो मस्जिदों में नहीं होते। तीसरा, मस्जिद में एक कुआं है और यह कुआं आधा मस्जिद परिसर के अंदर है और आधा मस्जिद परिसर के बाहर है और इनमें भी कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। चौथा, मस्जिद के अंदर कमल और उसके जैसे 50 प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो हिंदुओं के और सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। पांचवा, मस्जिद में गुंबद के हिस्से से छेड़छाड़ हुई है और सर्वेक्षण टीम को पुराने ढांचे में बदलाव करने के सबूत मिले हैं। हालांकि हम इनमें से किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अब तक कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और यही बताया गया है कि यह बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है और लिफाफे में क्या है किसी को नहीं पता।
एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आज किस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। सर, किस तरीके से ये जो पूरी सर्वे रिपोर्ट थी जामा मस्जिद की जो है सर, वो किस तरीके से आज जो है पेश की गई, क्या ये हुआ? जो भी विवादित परिसर था उसका हमने हर एक एंगल से और डायरेक्शन में हमने फोटोग्राफी की। जहाँ जो चीजें थी उसे हमने अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से उठाया। इसमें बाजी के द्वारा जो बताया गया मौके पर था, जो भी फैक्ट थे या जो भी था, उसे भी हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा। अपोजिट पार्टी द्वारा जो भी उसे डिफेंड किया गया, अपोज किया गया, उसका भी हमने उसमें वर्णन किया है। अब ये सब करने के बाद में कंप्लीट रिपोर्ट आज हमने ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह को कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। अब ये ऑनरेबल कोर्ट का विषय है, उसमें क्या उचित करते हैं। और संभल से ही एक और खबर यह भी है आपके लिए कि पुलिस ने उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें उस जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा किया जा रहा था जिस पर शाही जामा मस्जिद के सामने एक नई पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के लिए एक दस्तावेज हमारे सामने डेलीगेशन के माध्यम से आया था। उस दस्तावेज का जब हमने त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा परीक्षण कराया तो उसमें 1 से लेकर 20 तक जितनी भी भूमियां हैं उनके बारे में प्रथम दृष्टया वो पूर्णतः फर्जी प्रतीत होती है, क्योंकि उसके आधार पर तो शहर में 4-4 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर तक, 2.5 किलोमीटर तक, 750 मीटर तक सारी की सारी संपत्तियां, चाहे वो सरकारी हैं या आध्यात्मिक या धार्मिक स्थल की प्रॉपर्टियां हैं, वो सारी की सारी वक्फ हो गई हैं। तो प्रथम दृष्टया ये जो डॉक्यूमेंट है ये सही नहीं है, फर्जी है, तो इसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे। उनको तो सोचना चाहिए कि वो वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए चौकी खुल रही है और जमीन के कागज ओवैसी जी के पास तो है नहीं। कागज तो सरकार के पास है, वहां के जिलाधिकारी के पास है, वहां जो नगर निगम है उसके पास है, तो वो कैसे जान गए कि वो उनके वक्फ बोर्ड की जमीन है? कोई कह दिया होगा। सुनी सुनाई बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए।